Hello students, I welcome you again in my lecture series of BSc Part First, Paper First. Students, हमने अभी तक क्लोरोफाइसी के 3 मेंबर पढ़ लिए, वॉल्वॉक्स, उडोगोनियम एंड कोल्यूकीट. आज हम 4th मेंबर पढ़ने जा रहे हैं क्लोरोफाइसी का, दैट इज कारा. कारा जो है एक, अब सबसे पहले हम इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन पढ़ेंगे. हमने लास्ट अपने प्रैक्टिकल क्लास में जब मैंने आपको बताया था, हमने पूरी सिस्टमेटिक पोजीशन को विथ डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स हम लोग कल पढ़ चुके हैं. ठीक है, आप मेरे पुराने लेक्चर में जाकर आप इन सब के ऑर्डर कैरेल्स के, फैमिली कैरेसीज, जेनरा कारा, इनके डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स पढ़ सकते हैं और आप उसमें देख सकते हैं कि क्या कौन से डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स हैं जो कि इसको दूसरी एल्गी से डिफरेंशिएट करती हैं. नाउ द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. जो कारा जो है ये प्राय रुके हुए अथवा मंद गति वाले अलवणीय जल की मृदा अथवा कई बार ये चिपके हुए निम्न अवस्था में भी पाए जाते हैं. ये कारा प्राय साफ, कठोर और स्वच्छ जल में, जो कि कार्बनिक हाइड्रोजन सल्फाइड उत्पन्न करने वाले कम ऑक्सीजन अथवा कैल्शियम युक्त होता है, में उत्पन्न होता है. मतलब जनरली जो पानी थोड़ा सा पोल्यूटेड होता है वहां पर ये ज्यादा इजीली ग्रो करता है. ठीक है, ये प्राय एक वर्षीय एनुअल होता है, परंतु यदा कदा अपवाद के रूप में बहुवर्षीय पेरिनियल भी पाया जाता है. ये कठोर जल में उगने वाली जातियों की सतह की सतह पर कैल्शियम कार्बोनेट के निक्षेपण के कारण भी परपटी में पाई जाती है. और इसी गुण के कारण इसको, अगर आपसे कोई पूछे कारा का जनरल नेम क्या है या कारा को दूसरे नाम से कैसे जाना जाता है, तो कारा को हम स्टोनवर्ट भी कहते हैं. क्या कहते हैं? कारा को हम स्टोनवर्ट भी कहते हैं. अब हम इसका स्ट्रक्चर देखें. जनरली कारा जो है शाखित अथवा मूलाभास, मेन एक्सिस होता है, मैंने आपको मल्टी सेलुलर होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है. मूलाभास की सहायता से ये भूमि पर स्थिर रहता है. और मूलाभास कैसे होते हैं? शाखित, बहुकोशिकीय, एक पंक्तिक मतलब यूनिसीडिएट. अब हम इसको डायग्राम के माध्यम से भी समझ लेंगे. ये जो मूलाभास हैं ये कैसे हैं? शाखित द्वारा निर्मित मूलाभास की सहायता से ये भूमि पर स्थिर रहता है. मूलाभास शाखित, बहुकोशिकीय, एक पंक्तिक, यूनिसेलुलर, तिर्यक मतलब ओब्लिक, पट युक्त तंतु के व भूरे रंग के होते हैं. ये अक्ष के आधार पर एक या दो पर्व संधियों पर उत्पन्न होते हैं और पादप को आधार से ये चिपकाए रहते हैं और तल से लवण अवशोषित करते हैं और प्रकेलिका और सेकेंडरी प्रोटीन निर्माण करके ये कई बार रिप्रोडक्शन में भी मदद करते हैं. अब ये इसकी मुख्य, ये मेन एक्सिस है. मुख्य तना प्राय ऊर्ध्व तल सर्पी ट्रेलिंग होता है. कई बार ये आपको दिखने में, अगर आप बहुत ध्यान से कई बार इसको देखेंगे तो थोड़ा सा ये इक्विसिटम से रिजेंबल करता है. इक्विसिटम क्या है? टेरिडोफाइट है. ठीक है, जब आप टेरिडोफाइट क्लास पढ़ेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, अक्ष पर एकांत क्रम में नोड्स एंड इंटरनोड्स पाए जाते हैं. पर्व एकाकी लंबी बेलनाकार कोशिका का बना, पर्व मतलब नोड जो है. अनेक जातियों में ये एक कोशिकीय मोटे आच्छद के रूप में ढका हुआ भी रहता है. ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, और कुछ जातियों में ये अलग अलग भी पाया जाता है. अब इसमें ब्रांचेस मतलब उपशाखाएं अथवा सीमित वृद्धि की शाखाएं जो मैं बता रही हूँ आपको, मतलब सीमित मतलब शूट ऑफ लिमिटेड ग्रोथ. शूट ऑफ लिमिटेड ग्रोथ प्राइमरी लेटरल्स ये अथवा पूर्ण लीफ भी कहा जाता है. इनकी अग्रस्त कोशिका कुछ समय उपरांत क्रियाशील, मतलब इनकी जो ऊपर की जो अग्रस्त कोशिका होती है कुछ समय के बाद ये क्रियाशील नहीं रहती और इनमें वृद्धि भी सीमित पाई जाती है. मुख्य अक्ष की प्रत्येक पर्व संधि से जो उपशाखाएं निकलती हैं, उनका चक्र निकलता है, ये सीमित संख्या की वृद्धि करती हैं. ये हो गया ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ. दिस इज द ब्रांच ऑफ, या मतलब असीमित वृद्धि की शाखाएं. इसमें कक्षत शाखाएं एक्सिलरी ब्रांचेस अथवा लॉन्ग लेटरल्स भी कहते हैं. इनकी संरचनाएं मुख्य अक्ष के समान ही होती हैं. इनकी उत्पत्ति उप शाखाओं के कक्ष मतलब एक्सिल से और मुख्य कक्ष अक्ष के समान ये निरंतर वृद्धि करती रहती है. ठीक है, तो ये नोड और इंटरनोड वाला स्ट्रक्चर हो गया अपना. ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, ये तो हो गया जनरल कैरेक्टरिस्टिक और जनरल डायग्राम ऑफ कारा, जो कि आपको प्रैक्टिकल में भी इसी तरह का डायग्राम बनाना होता है. अब हम इस डायग्राम को थोड़ा सा, अगर हम इसको एनलार्ज कर ले माइक्रोस्कोपिक को, तो ये आप देख रहे हैं, ये इसका न्यूक्यूल है. ठीक है, थोड़ा सा न्यूक्लियर मतलब थोड़ा सा आपको दिख रहा है ये कोरोना जैसे शेप इसके अंदर, इस वाले पार्ट को ना, ये क्राउन जैसे पार्ट को. ठीक है, ये इसमें ग्लोब्यूल, ये आपस में एक दूसरे से, ये कौन से ब्रांच पर, ये नोडल रीजन पे है ना. न्यूक्लियर है और ग्लोब्यूल थोड़ा राउंड स्ट्रक्चर बना हुआ है. ठीक है, कैसा बना हुआ है? थोड़ा सा
राउंड जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, अब ये जो राउंड स्ट्रक्चर है, नोड, इंटरनोड, है ना, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग फिलामेंट्स, फिर आपको ये दिख रहा है, ये इसमें इसकी ब्रांच पे प्राइमरी लेटरल, सेकेंडरी लेटरल, स्टिपुलॉइड्स, ये फिर इसकी मेन एक्सिस है। ये इसकी जो कॉर्टेक्स की ना, अगर डायग्राम को देखें तो बीच में सेंट्रल सेल और ये कॉर्टिकल सेल, अगर थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम पढ़े तो। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट, अगर अब हम इसका सेल स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, सेल स्ट्रक्चर, जो इसका नोडल सेल्स आर, जो इसकी नोडल सेल्स हैं, दे आर यूनिन्यूक्लिएट, मतलब एक कोशिकीय यूनिन्यूक्लिएट एंड डेंसली साइटोप्लाज्मिक विद फ्यू सेल। इसमें किस तरह क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है? इसमें इलिप्सॉइडल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। किस तरह क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है बच्चा? इलिप्सॉइडल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसमें क्या होता है, ये जो इंटरनोडल सेल्स होती हैं, इंटरनोडल सेल्स, नोडल मतलब पर्व संधि की कोशिका, और इंटरनोडल मतलब पर्व कोशिका, और नोडल मतलब पर्व संधि कोशिका। जो इंटरनोडल जो है ये अपेक्षाकृत लंबी व बेलनाकार होती हैं। इनमें एक केंद्रीय राजधानी होती है, मतलब वैक्यूल होता है, जिसके चारों ओर परिधीय परत के रूप में जीव द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, हाँ, ये दो भागों में विभक्त होता है, बाह्य भाग गाढ़ा तथा जिसको हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं, एक्टोप्लाज्म, और आंतरिक भाग चलायमान, जिसको हम अंतः जीव द्रव्य या एंडोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्लाज्मा जेल में आंशिक रूप से धंसे हुए हरित लवक तथा लंबवत सर्पिल क्रम में व्यवस्थित पाए जाते हैं। हरित लवक बिंभाव, मैंने बताया ना आपको, इलिप्सॉइडल बिंभाव व पार्नोइड रहित होते हैं। केंद्रक प्रारंभ के एक होता है, परंतु असमसूत्री विभाजन द्वारा इसमें अनेक तरह के केंद्रक भी फिर बन जाते हैं। अभी हम डायग्राम के माध्यम से भी और समझ लेंगे। और जो इसकी नोडल सेल्स होती हैं, पर्व संधि कोशिकाएं, ये नोडल छोटी छोटी और लगभग समव्यासी आइसोडाइसोमेट्रिक डायमेट्रिक होती हैं। समव्यासी कोशिका में सघन जीव द्रव्य, एक केंद्रक और अनेक बिंबाप मतलब इलिप्सॉइडल हरित लवक पाए जाते हैं। ये केंद्रीय रिक्तिका न होकर कई प्रकार की छोटी रिक्तिकाएं भी पाई जाती हैं, और हरित लवक में क्या होता है, पायरेनॉइड नहीं पाए जाते। ठीक है, अब हम इसका ग्रोथ देखेंगे। ग्रोथ जो है एक डोम शेप्ड एपिकल, ये जो देख रहे हो आप स्टेजेस इन, ये देखो, ये दिख रही है आपको, ये डोम शेप्ड एपिकल सेल, ये डोम शेप्ड एपिकल सेल, इसमें लगातार वृद्धि होने से इसमें उसी तरह की ग्रोथ पाई जाती है। फिर इससे डोम शेप्ड एपिकल सेल में क्या हो रहा है, डिवीजन होता है लगातार, ये बेसल सेल और ये एपिकल सेल। फिर ये एपिकल सेल लगातार इसमें डिवीजन होता रहता है, ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं इसमें इनटू टू डॉटर सेल्स। जो अपर सेल होता है, अपर बाइकॉन्वेक्स डॉटर सेल फंक्शन एज अ नोडल इनिशियल एंड द लोअर बाइकॉन्वेक्स, ये वाली जो ना, देखो ये वाली जो नीचे वाली जो है वो इंटरनोडल इनिशियल की तरह काम करती है, और ये वाली नोडल इनिशियल की तरह काम करती है। और इसके फलस्वरूप क्या होता है, फिर इसमें लगातार वर्टिकल डिविजन्स होते रहते हैं, राइट एंगल टू ईच अदर इन नोडल इनिशियल एंड अ पार्ट ऑफ सेंट्रल सेल। और कुछ फिर इसमें ये नोडल इनिशियल देखो डेवलपमेंट हो रहा है ना, ये नोडल, ये तो नोडल इनिशियल बना और ये इंटरनोडल इनिशियल बना। ठीक है, नोडल इनिशियल को हम क्या बोलते हैं, नोडल इनिशियल को बोलते हैं पर्व संधि। ठीक है, और इंटरनोडल को हम बोलते हैं पर्व कोशिका। ठीक है, अब इसमें प्रारंभिक उसमें क्या हो रहा है, नोडल इनिशियल के अंदर फिर इस तरह से फर्दर डेवलपमेंट और ट्रांसफर्स और डिवीजन होता है। ये एपिकल सेल, ये नोडल, और फिर उसके नीचे फिर ये वाला पार्ट क्या है, पर्व कोशिका, इंटरनोडल इनिशियल, और फिर इंटरनोडल इनिशियल के अंदर जो पेरिफेरल सेल एक्ट एज अ मदर सेल ऑफ द प्राइमरी लेटरल एंड बिहेव एज द सेम एज टू द एपिकल, फिर इसके समान व्यवहार करती है। और इंटरनोडल इनिशियल फिर डज नॉट डिवाइड, फिर ये जो इंटरनोडल इनिशियल इसमें फिर फर्दर कोई डिवीजन नहीं होता, एंड दे डिवाइड फर्दर बट इलोंगेट्स, और इस तरह से ये थोड़ी लंबाई में इसमें वृद्धि होती रहती है। और ये इसके आसपास की ये पेरिफेरल जो भाई जो होती है, इस तरह की इसमें कोशिकाएं होती हैं, वर्टिकल डिवीजन, पेरिक्लाइनल, प्राइमरी लेटरल, इस प्रकार उप शाखाओं की संख्या परिधीय कोशिकाओं की संख्या के समान हो जाती है। तो ये हुआ स्टेजेस इन एपिकल ग्रोथ एंड द ट्रांसेक्शन ऑफ नोड। मतलब एक एपिकल सेल, और उस एपिकल सेल की शेप क्या है, डोम शेप स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर, ये डोम शेप दिख रहा है ना आपको। इसके अंदर जब फर्दर डिवीजन होता है और किस तरीके से फिर ये आगे फर्दर इसमें डेवलपमेंट का इसमें लगातार डिविजन होते रहते हैं, और ये डिवीजन होने से फिर इसमें किस तरह से वलकुट
मतलब कॉर्टिकल रीजन का निर्माण होता है। ठीक है। रिप्रोडक्शन, अब हम रिप्रोडक्शन को देखें। जनन जो है इसमें कायिक जनन और लैंगिक जनन, दो तरह का जनन पाया जाता है, और ए सेक्सुअल जो स्पोर्स होते हैं वो इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। ठीक है ना, ए सेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, और कायिक जनन जो कारा में है वो किस किस के द्वारा होता है? ट्यूबर्स एंड बल्बिल्स। ठीक है, ट्यूबर्स एंड बल्बिल्स, ये ट्यूबर्स एंड बल्बिल्स किसको हम बोलते हैं? प्रकंद और प्रकलिकाएं। ठीक है, एमाइलम स्टार्स। ठीक है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा, द्वितीयक प्राथमिक तंतु, एंड अमॉर्फस बल्बिस। अमॉर्फस बल्बिस भी इसमें कुछ स्ट्रक्चर इस तरह के बन जाते हैं। अब हम डायग्राम के माध्यम से इसको अच्छे से समझ लेंगे कि किस तरीके से स्ट्रक्चर बनते हैं। ये आपका ये जो आपका डायग्राम है, ये डायग्राम आपको पूरा बता रहा है कि नोडल रीजन पे किस तरीके से ये ग्लोब्यूल राउंड स्ट्रक्चर बना। ये न्यूक्लियल देखो, ये दिखा है ना आपको, ये 1 2 3 4 5, ये एक क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको कि हम कोरोना बोलते हैं। ये न्यूक्लियल जो है, ये क्या है? न्यूक्लियल जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कौन सा पार्ट है? ये ग्लोब्यूल के जस्ट उसके अपोजिट ऊपर होता है, और ये सेकेंडरी लेटरल ब्रांचेस निकल रही हैं, आप देख रहे हैं, सेकेंडरी लेटरल ब्रांचेस। ठीक है, और ये ग्लोब्यूल जो है, ये न्यूक्लियल जो है वो ओगोनियम बना रहा है, और ग्लोब्यूल क्या बना रहा है? एंथीडियम बना रहा है, और इसके बाहरी के बन रहा है ये शील्ड सेल्स। ठीक है, अब हम और देखेंगे डायग्राम के माध्यम